चलिए, तो 2016 का क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। तो ये आपका 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? कह रहा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो ये बताइए, टॉर्क जो होता है, अगर हम बात करें टॉर्क का, तो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये होता क्या है, जब ये वेक्टर है तो याद रखेंगे ये होगा P क्रॉस E। ठीक है, रीजन क्या है कि जब तक क्रॉस नहीं रहेगा इसके ऊपर वेक्टर आता ही नहीं है, डॉट रहता तो इस पे वेक्टर नहीं होता है। और जानते हैं टॉर्क क्या है, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन होगा, P क्रॉस E। क्वेश्चन नंबर 2 है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज गिवन इन द फिगर। ये दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको बताया जा चुका है कि ऐड कर देना होता है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, और दोनों सीरीज में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 24/10 हो जाएगा। ठीक है, 24/10 ये कैंसिल करा के आप 12/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेना होगा कितना दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो बता दिए ना आपको, ये कितना हो जाएगा 6 4 24, 6 4 10, 24/10 हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर में है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज पावर। तो याद रखेंगे, आपको बताया गया P इक्वल टू VI होता है और I इक्वल टू कितना होता है, V/R होता है। इसको आप रिप्लेस कीजिए, P इक्वल टू V, I के लिए V/R, तो ये कितना हो जाएगा V²/R। तो देखिए इसमें कहाँ है V²/R, C है। नेक्स्ट 4 नंबर में, चलिए, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशन कितना होगा बताया जाए, कौन सा हो सकता है इसमें से डायमेंशन बताया जाए, कौन होगा? तो ये होगा, क्या होता है, तो होता है M(T−2 A−1) या I−1 होगा, M(T−2 I−1). अब आप देखिए, तो L का पावर 0 मतलब डायमेंशन लेस, ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाता है, इसको हटा दीजिए। तो देखिए आप मैच कर सकते हैं, कौन होगा M(T−2 I−1), ये फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, ये एक चीज और, ये जो सीरीज है ये आगे पीछे भी हो सकता है। अब ये नहीं कि हमेशा आपको यही देगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप चेक कर लेंगे इसको। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट आते हैं बालक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ। तो आपको याद होगा लेंज लॉ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज। पावर फैक्टर बताया गया था, पावर फैक्टर को लिखा कैसे जाता है, तो आप बोलेंगे सर पावर फैक्टर को हमने पढ़ा था cos⁵ से, cos⁵ से लिखा जाता है। ये होता है R/Z होता है। ठीक है, Z क्या है, Z क्या है बताइए, Z क्या है, तो आपको बताया गया था रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस। तो आपने बोला था कि सर जब 2 का निकालेंगे तो इंपीडेंस कहेंगे, जब केवल रेजिस्टर का रहेगा तो रेसिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर का रहेगा तो रिएक्टेंस, और जब 2 कंबाइंड होगा तो इंपीडेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये Z क्या है LR सर्किट के लिए, तो देखिए Z जो होता है ये होता है √R² प्लस ω²L²। तो अगर लिखा हुआ है cos⁵ तो ये कितना होगा R/√R² प्लस ω²L²। कहाँ है बालक, B, ये है। तो याद रखेंगे ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पावर फैक्टर में कि cos⁵ कितना होता है R/Z होता है, और Z का वैल्यू LR सर्किट में कितना होगा, तो √R² प्लस
ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये सर्किट के लिए है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, when the intensity of magnetic field is increased 4 times, the time period of the suspended magnetic needle becomes। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, उसके बाद नोट करके लिखे तो बोल दे रहे हैं। टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, द टाइम पीरियड फॉर द रिवोल्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड t equal to 2 pi अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड में। हो गया? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको देखना होगा। हटा इसको। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज किया जाए, वो भी कितना टाइम से इंक्रीज करना होगा? 4 टाइम्स। अगर पहले मेरा मैग्नेटिक फील्ड B1 था और बाद में ये इंक्रीज कर गया और कितना हो गया? तो 4B1 हो गया, क्योंकि हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो पहले अगर टाइम पीरियड आपका T था या T1 था, तो जब मैग्नेटिक फील्ड B2 हुआ तब आपका टाइम पीरियड T2 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके लिए हम लोग आते हैं इस पर। आपने बोला कि सर फॉर्मूला जो आपने बताया टाइम पीरियड का, ये कितना है? तो 2 पाई है अंडर रूट आई अपॉन एम बी है। ठीक, तो हमको ये बताइए कि टाइम पीरियड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रिलेशन है? तो आपने बोला कि अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी। तो अगर हम टाइम पीरियड फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड मेरा T1 होगा तो ये 1 अपॉन B1 हो सकता है। अगर टाइम पीरियड T2 होगा तो ये कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट B2 होगा। तो यहाँ पे अगर टाइम पीरियड का रेशियो ले लिया जाए T1 T2 तो ये कितना होगा? 1 अपॉन अंडर रूट B1, 1 अपॉन अंडर रूट B2। इसको फ्लिप कर लेंगे तो ये कितना होगा? 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट B2 अपॉन B1। क्या इसको एक ही अंडर रूट में ऐसे लिख सकते हैं, B2 अपॉन B1? और आपका कंसेप्ट क्या बोला था? आपका कंसेप्ट कहा था कि पहले मेरा इंटेंसिटी B1 था, ठीक है, और आफ्टर दैट B2 हो गया, और ये B2 कितना हुआ? तो पहले से 4 टाइम्स ज्यादा, ये हो गया बालक, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? फाइनल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये बताइए कि यहाँ पे अगर मेरे को लिखना रहे T1 अपॉन T2, तो अंडर रूट B2 की जगह पे यहाँ से 4B1 ले सकते हैं, और यहाँ पे B1 देखिए तो B2 की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया? 4B1, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स इंक्रीज कर चुका है। तो ये B1 कैंसिल, अंडर रूट 4 अपॉन 1, इसको 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि T1 इक्वल टू T2 निकालना था ना जी, T2 निकालना है। फ्लिप कर लीजिए, तो इसको फ्लिप कीजिए, T2 अपॉन T1, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमको T2 निकालना रहे तो क्या होगा? तो T1 अपॉन 2। इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड है पहले का हाफ हो चुका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 इंटू हाफ। तो अब बताइए, पहले अगर टाइम पीरियड T1 था, तो अभी जब मैग्नेटिक फील्ड को 4 टाइम्स आपने बढ़ाया है, तो टाइम पीरियड क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है बालक। क्लियर है? अब देखेंगे ऑप्शन में ये है या नहीं है। क्या कर रहा है? हाफ। ठीक है, ये कर रहा है हाफ। तो हाफ कैसे हुआ? तो देख लीजिए, इस तरीके से हुआ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये 7 नंबर के लिए है, ये 7 नंबर के लिए है।
हो गया बालक, चल ये कंप्लीट कर लिए, ठीक। फ्लिप कर लेना है, फ्लिप करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सर इनिशियल टाइम का हाफ आ जाएगा। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेंगे, बी ले लेंगे, ठीक। 8 नंबर में द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा होता है, वर्चुअल इन्वर्टेड। एक बार देखिए डायग्राम्स थोड़ा बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक लेंस था, यहाँ पे एक लेंस था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा और फाइनल वाला यहाँ बनता है। तो अब बताइए कि फाइनल इमेज पूछ रहा है, फाइनल इमेज, तो फाइनल तो ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो आपने बोला कि वर्चुअल है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड, तो कौन सा होगा, सी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। फाइनल के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए अगर पूछे तब तो अलग हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, इसके लिए वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। 9 नंबर बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, तो ये बताइए बीटा पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, नेगेटिव, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, तो कोई भी चार्ज रहे, अगर कोई भी चार्ज आपके पास है तो यू आर डिफ्लेक्टेड इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में डिफ्लेक्ट हो जाइएगा। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नॉर गेट, अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया है, बताइए नॉर गेट में कौन कौन सा गेट है, तो नॉर गेट में और गेट है और नॉट गेट है, दोनों मिला के क्या बनता है, नॉर गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, पहले और लिख लेंगे, तो ये और हो गया, और इसके ऊपर नॉट लगा दीजिए तो ये हो गया, अब ये कंप्लीट क्या हो गया, नॉर गेट। क्लियर है बालक, तो कहां पर है ये आपका, यही है बगल डी, ये तो आपको याद ही होगा 20, ठीक है। मेथड क्या था, क्या बताया गया, शॉर्ट मेथड क्या बताया गया है, कि न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द ड्रॉपलेट्स इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इनटू ओल्ड कैपेसिटेंस, ये 64 है, इसको 4 का 3 लिख दीजिए क्यूब, 1/3 और ये 5 कैंसिल, तो 4 5 जा 20, दैट इज 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये होगा आपका, जब भी चेंज होगा तो यहीं पे चेंज होता है, याद रखेंगे, ये क्यूब रहेगा हमेशा किसी ना किसी डिजिट का। चलिए आपको बताया क्रिचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये कौन सा लॉ है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। क्रिचॉफ्स करंट लॉ में क्या पढ़े थे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी 0। क्लियर है बालक, चलिए 30 नंबर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बताइए व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईएमएफ, कितना होगा, ml² t इनवर्स 3 a इनवर्स 3। चलिए नेक्स्ट, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर किसका यूनिट है बताइए, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है बालक, एम्पियर आवर। अच्छा कुछ गलत लिखे हैं क्या हम लोग, ईएमएफ में गलत लिखे हैं क्या, क्या था, ml² t इनवर्स 3 a इनवर्स 1 होता है ना, यहाँ 3 था क्या, एक मिनट, यहाँ पे गलत है, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे, सारा ऑप्शन में तो यही दिख रहा है क्योंकि क्यू तो यहीं पर है, ये यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्या होगा 1, सुधार लीजिएगा तो इसको, ठीक है। ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, ठीक है। इसमें एरर है, यहाँ पे सुधार लीजिए, ये टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ये टाइपिंग ही एरर है। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक, आगे बढ़ जाए। एम्पियर आवर, आपको बताए हैं कि एम्पियर आवर रहे, एम्पियर मिनट रहे, एम्पियर सेकेंड रहे, जहां भी टाइम वाला आपका यूनिट आ गया वो किसका, 1 मिनट, चार्ज का कहाँ है, एनर्जी का होगा जी, चार्ज का होगा, ठीक है। एनर्जी का कब होगा, किलोवाट आवर, किलोवाट मिनट, किलोवाट सेकंड, ये रहता तब एनर्जी का होता है। एम्पियर आवर किसका होगा, चार्ज का होगा, एम्पियर मिनट चार्ज, एम्पियर सेकंड चार्ज। रिएक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, द रिएक्टेंस हो, इंपिडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, सबका क्या होता है, ओम। 16 when a ray of light enter in a glass slab its wavelength, याद रखेंगे कभी भी लाइट रियर टू डेंसर जाएगा हमेशा इसका वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और याद रखेंगे
अगर लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन व्हाट विल डज नॉट चेंज? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। क्लियर है? बाकी सारा चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। 17 when an ammeter is shunted its measuring range increases। याद करेंगे शंट कब यूज किया गया था? जब मेजरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाना था तब। तो मेजरिंग रेंज क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। शंट करने से इंक्रीज कर जाता है। बताया था शंट स्मॉल रेजिस्टेंस शंट होता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। बताइए इसमें ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी का नाम सुने हैं बालक? ठीक है, तो याद रखेंगे सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, सबका क्या होता है? हेनरी होता है। हॉट वायर एमीटर मेजर, याद रखेंगे हॉट वायर एमीटर जो होता है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट करता है। कौन सा वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। चलिए 20, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया गया था, दो तरह का ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम बता चुके हैं कि अगर कह दे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर से एक बार समझेंगे, अगर कह दिया गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। अप है तो इंक्रीज करेगा। तो आपको बताया है कि N1 प्राइमरी कॉइल N2 सेकेंडरी कॉइल, तो जब भी वोल्टेज इंक्रीज करना हो तो सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कह दे कि नहीं हमको स्टेप डाउन चाहिए, हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, तो स्टेप डाउन में याद रखेंगे प्राइमरी ज्यादा होता है, सेकेंडरी कम। ठीक है, ये डाउन के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में डाउन थोड़ी पूछा है, स्टेप अप पूछा है। तो स्टेप अप में क्या होगा? तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ये होगा बालक, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा, प्राइमरी कॉइल कम होगा। वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी में ज्यादा कर दीजिए, वोल्टेज डिक्रीज करना है तो सेकेंडरी में क्या कर देंगे? कम कर देंगे, लेस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बालक। चलिए, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है बताइए? डायनेमो क्या करता है? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। 23 ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था? तो देखिए m इक्वल टू m इंटू एल था, तो इसका होता है एम्पियर मीटर, ये होता है मीटर, कितना हुआ? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कहां दिख रहा है? ये बी हो जाए। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताया गया था कि TIR पे क्या काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। when the tube length of microscope increase its magnifying power, कह रहा है कि माइक्रोस्कोप का अगर ट्यूब का लेंथ बढ़ा दे तो याद रखेंगे उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है L। ठीक है, अगर L इंक्रीज कर दीजिएगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाता है? माइक्रोस्कोप का इंक्रीज कर जाता है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, तो आपको पढ़ाया गया था एनर्जी के बारे में कि E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। अब खोज लीजिए कहां है? B, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा किसका होता है? अभी इस सब में बताना है। लैम्डा रेज, लैम्डा नहीं होगा जी, गामा होगा। हमको लग रहा है गामा को ही गलत कर दिया, इसमें गामा था। ठीक है, आई थिंक गामा, क्वेश्चन बैंक नहीं है। ठीक है, गामा ही होगा। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा, गामा का होगा। द मेजॉरिटी करेंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए नाम ही है पी टाइप, तो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और पॉजिटिव कौन होता है सेमीकंडक्टर में? होल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 28 क्वेश्चन 2016 का। बस यहीं पे रोकेंगे इसको।